द मिडनाइट स्काई एक वैज्ञानिक अगुस्टिन लोफ्टहाउस की कहानी है जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसके बावजूद वो अपने गिने चुने दिनों में से समय निकालता है ताकि खत्म होते अर्थ के बारे में उन लोगों को आगाह कर सके जो अर्थ से दूर एक स्पेस मिशन में हैं और वापस अर्थ की तरफ लौट रहे हैं। वो उन्हें बतलाना चाहता है कि अब अर्थ में लौटने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और उनके जाने के बाद हम लोगों ने अर्थ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। फिल्म द मिडनाइट स्काई अमेरिकन राइटर लिली ब्रुक्स डाल्टन के नॉवेल गुड मॉर्निंग मिडनाइट पर आधारित है। इस फिल्म को जॉर्ज क्लूनी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के मेन किरदार अगुस्टिन लोफ्टहाउस की भूमिका भी उन्होंने खुद निभाई है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में हमें दो मेन चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज कि अर्थ के साथ असल में क्या हुआ है और दूसरी चीज कि फिल्म के अनयूजुअल एंडिंग का क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों चीजों को समझें, हमें इस फिल्म का मेन प्लॉट समझ लेना चाहिए कि असल में इस फिल्म में क्या कुछ चल रहा है। ये एक स्पेस साइंटिस्ट अगुस्टिन लोफ्टहाउस की कहानी है जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट है। जब वो जवान था उसने बृहस्पति ग्रह के एक चांद की खोज की थी जिसमें सैद्धांतिक रूप से जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। बाद में बृहस्पति के इस चांद का नाम K23 रख दिया जाता है। अब जब अगुस्टिन लोफ्टहाउस बूढ़ा हो चुका है और एक अज्ञात बीमारी से जूझ रहा है, अर्थ से एक खोजी मिशन भेजा जाता है जो बृहस्पति ग्रह के उस चांद पर जाकर वहां जीवन के संभावनाओं की पुष्टि करेगा। इस खोजी मिशन के शुरू होने के 4 से 5 सालों के बीच अर्थ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जल्द ही अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देंगी और अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगा। उत्तर में अटलांटिक ही एक ऐसी जगह है जो इस तबाही से सबसे आखिरी में प्रभावित होगी। इसलिए सभी लोग जो फिलहाल पृथ्वी पर जीवित हैं आर्कटिक के एक रिसर्च बेस में जमा हैं। लेकिन 3 हफ्तों में ये तबाही आर्कटिक बेस तक भी पहुंच जाएगी और इंसानियत धरती पर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये साल असल में 2049 है। इस तबाही से बचने के लिए लोग अर्थ में ही बनाए गए अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं। हालांकि ये इस तबाही से बचने का मात्र एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं, साइंटिस्ट अगुस्टिन लोफ्टहाउस उनके साथ नहीं जाता है और वहीं आर्कटिक रिसर्च बेस में रुकने का निर्णय करता है। अगुस्टिन लोफ्टहाउस आर्कटिक रिसर्च बेस में इस उम्मीद में रुका है कि जैसे ही ईथर स्पेसक्राफ्ट आर्कटिक रिसर्च बेस के एंटीना के रेंज में आएगा, वो उन्हें इस बारे में बतला सके कि वे अर्थ में वापस न लौटें, क्योंकि अब अर्थ रहने लायक नहीं बचा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि साइंटिस्ट अगुस्टिन लोफ्टहाउस एक अनजाने लेकिन गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वो इस समय इतना गंभीर रूप से बीमार है कि उसे रोज खुद के ब्लड को डायलिसिस करना पड़ता है। वो इतना गंभीर रूप से बीमार है कि शायद तबाही के आर्कटिक तक पहुंचने तक भी जिंदा ना रह सके। अब कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब उसे रिसर्च बेस में एक छोटी सी बच्ची मिलती है। वो शायद वहां छूट गई है। जब लोग रिसर्च बेस छोड़कर जा रहे थे, शायद उस बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं गया हो और वो वहीं पर छूट गई हो। वो एक छोटी सी बच्ची है, शायद 6 से 7 साल के बीच की होगी। वो बच्ची बोल नहीं सकती है। अगुस्टिन उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो उससे बातें तो करना चाहता है पर उससे बात नहीं कर सकता है। उसे उसके नाम के सिवाय कुछ नहीं पता है। उसे उस बच्ची का नाम इसलिए पता है क्योंकि वो एक फूल की तस्वीर बनाती है जिसका नाम आइरिस है, और जब वो उस फूल का नाम लेता है, बच्ची उसे पलट कर देखती है। उसे तब पता चलता है कि बच्ची का नाम आइरिस है। अब ये बच्ची कौन है और कहां से आई है, ये हमें आगे पता चलेगा जब हम फिल्म के एंडिंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हमें पहली चीज समझ लेनी चाहिए कि अर्थ के साथ क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, फिल्म में ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि अर्थ के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिल्म में काफी हिंट्स जरूर दिए गए हैं कि अर्थ में क्या हुआ होगा। फिल्म में बार बार अगुस्टिन एक डिवाइस में एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखता रहता है जो ऑब्जर्वेटरी के इर्द गिर्द हवा में बढ़ते हुए रेडिएशन लेवल की जानकारी देता है। अब अर्थ में अचानक से रेडिएशन केवल एक कारण से ही बढ़ सकती है और वो है न्यूक्लियर वॉर। हालांकि फिल्म में यह नहीं बतलाया गया है कि अर्थ में रेडिएशन के अचानक से बढ़ने का कारण क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि यह जरूर किसी तरह के वर्ल्ड वार की वजह से हुआ होगा जिसमें बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ होगा। इस वजह से पूरा अर्थ तबाह हो चुका है
और रेडिएशन तेजी से दुनिया के सभी कोनों में फैल रहा है। आर्कटिक रिसर्च बेस जो कि पोलर एरिया है और अर्थ में सबसे दूर दराज का इलाका है, इसलिए वहां रेडिएशन सबसे आखिरी में पहुंचेगा। अब हमें मालूम है कि स्पेसक्राफ्ट ईथर को इस वैश्विक तबाही के बारे में कुछ नहीं पता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर तबाही इतनी जल्दी और अचानक से हुई है कि इसके बारे में उन्हें संदेश नहीं भेजा जा सका है, और इससे पहले कि उन्हें इस वैश्विक तबाही के बारे में बताया जा सकता, दुनिया के ज्यादातर स्पेस संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं और वे करेंटली ऑफलाइन मोड में हैं। यही वजह है कि स्पेसक्राफ्ट ईथर अर्थ से कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा है। आर्कटिक बेस से भी अगुस्टीन उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगुस्टीन जिस बेस में है वहां का एंटीना इतना शक्तिशाली नहीं है कि उनसे बात की जा सके। इसलिए बाद में आयरिस नाम की बच्ची को लेकर वो तूफान के बीच में ही किसी दूसरे बेस की तरफ जाता है, जिसका एंटीना इतना बड़ा है कि वहां से ईथर स्पेसक्राफ्ट को संदेश भेजा जा सकता है। अब हमें फिल्म की एंडिंग समझनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अगुस्टीन लोफ्टहाउस जवान था तो वह अपने काम में इतना मशगूल रहा करता था कि अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, और जब वो प्रेग्नेंट थी वो उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि लोफ्टहाउस के पास उसके लिए कोई समय नहीं है। बाद में उसे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम आयरिस है। लोफ्टहाउस ने उस बच्ची को केवल तब देखा था जब वो 6 से 7 साल के बीच की थी। आर्कटिक रिसर्च बेस में उसे जो बच्ची दिखाई देती है वो और कोई नहीं, उसकी यादों का एक झलक मात्र होती है। यही वजह है कि वो बच्ची ठीक उसी उम्र की होती है जिस उम्र में अगुस्टीन लोफ्टहाउस ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था। उसका चेहरा भी ठीक उसी से मिलता जुलता है। अगुस्टीन लोफ्टहाउस को अपनी बेटी का नजर आना उसके दिमाग की एक उपज मात्र है, और वो उसे सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है ताकि इससे उसे उस अधूरे काम को पूरा करने की ताकत मिल सके जो उस स्पेसक्राफ्ट ईथर को बचाने के लिए जरूरी है। शुरू में जब अगुस्टीन लोफ्टहाउस को वो बच्ची नजर आती है, उसे लगता है कि असल में कोई बच्ची वहां छूट गई है, इसलिए वो बाकी के लोगों से संपर्क करना चाहता है कि वे लौटकर उस बच्ची को वहां से ले जाएं। लेकिन बाद में उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यह मात्र उसके दिमाग की उपज है, क्योंकि अगर वो असल में कोई छोटी बच्ची होती तो वो उसे बर्फीले तूफान में बाहर लेकर कभी नहीं जाता, जहां हर कदम पर जान का खतरा है। और इसके साथ साथ जब वो दूसरे बेस में पहुंचता है तो वो केवल स्पेसक्राफ्ट ईथर से संपर्क करने की कोशिश करता है। वो अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे लोगों से संपर्क नहीं करता है, और वो उनसे ये कहने की कोशिश नहीं करता है कि आकर इस बच्ची को बचा ले। स्पेसक्राफ्ट ईथर ने बृहस्पति ग्रह के चांद K23 में जीवन की खोज कर ली है। इस ग्रह में इंसान आसानी से रह सकते हैं। इस बारे में स्पेसक्राफ्ट ईथर अर्थ से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसका संपर्क अर्थ से नहीं हो पाता है। उन्हें पता नहीं है कि अर्थ में क्या कुछ हुआ है। जब ईथर वापस अर्थ की तरफ बढ़ता है, उनका ऑटो पायलट खराब हो जाता है और वे तय रास्ते से भटक जाते हैं। बाद में जब वे अर्थ की तरफ नया रास्ता चुनते हैं, ऐसा करने पर उनका स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के मलबे से टकरा जाता है और इसमें उनका कम्युनिकेशन एंटीना पूरी तरह से खराब हो जाता है और उनका संपर्क थोड़ी देर के लिए अगुस्टीन लोफ्टहाउस से टूट जाता है। बाद में जब वे एंटीना रिप्लेस करते हैं, हालांकि इसमें उनके एक साथी की जान चली जाती है, लेकिन जब वे नया एंटीना रिप्लेस करते हैं, उनका संपर्क वापस अगुस्टीन लोफ्टहाउस से होता है। वह उन्हें सारी बातें बतलाता है और उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहता है। अगुस्टीन जिस स्पेस क्रू से बात कर रहा है उसका नाम आयरिस सुविलियन है। ये लड़की असल में अगुस्टीन लोफ्टहाउस की बेटी है। हालांकि इस बारे में आयरिस सुविलियन को पता नहीं है, लेकिन अगुस्टीन लोफ्टहाउस ये बात जानता है। अगुस्टीन लोफ्टहाउस उसे आखिरी तक नहीं बतलाता है कि वो असल में उसका पिता है। वो आखिरी बार अपनी बेटी आयरिस सुविलियन से बात करना चाहता है। यही उसका मकसद था। चूंकि अगुस्टीन लोफ्टहाउस ने अपनी बेटी से पहले कभी बात नहीं की थी और उसने उसे केवल उसके बचपन में देखा था, इसलिए जब उसका दिमाग उसकी बेटी की छवि बनाता है तो इसमें वो एक छोटी बच्ची होती है जो कि बोल नहीं सकती है। अब जब उसने अपनी बेटी से बात कर ली है और उन्हें अर्थ में ना लौटने की चेतावनी दे दी है, वो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है, छोटी आयरिस भी वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि ये उसके दिमाग की उपज थी और एक खास मकसद को पूरा करने के लिए उसके दिमाग ने उसकी रचना की थी। अब वो मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए छोटी आयरिस भी वहां से गायब हो जाती है।
और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।